बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस पूरे रीजन के अंदर हुई हुई है और ख़त्े के अंदर पैदा हो गई है, जिसको कि समहाउ पाकिस्तान के अंदर जो एक सिचुएशन है और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की एक महदूद जमहूरियत है या हाइब्रिड प्लस या हाइब्रिड दौर की कॉन्टीन्यूटी की बात हो रही है, तो उसके हिसाब से इसको बहुत एक रिजेंबल किया जा रहा है, इसको कंपैरिजन किया जा रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान की सूरत हाल को। बांग्लादेश में आज जो कुछ हुआ वो मेरा ख्याल है कि तारीख़ का एक हिस्सा बन गया है और आगे जाके इस तरह के जो हालात हैं वो हमेशा से तारीख़ के अंदर इसको एक अहम मोड़ के तौर पर बांग्लादेश की तारीख़ में याद रखे जाएंगे। यानी 1971 में एक मुल्क जो है वो अलग हुआ था और अब 2024 में वो मुल्क कहाँ खड़ा है कि वो अपने नज़रिए और अपने जो बानी हैं, जो अपनी उनकी उनकी आज़ादी की तहरीक के सरबराह हैं, कायद हैं, उनको किस तरह से उनके मुजस्मे तोड़ना, उनकी साहबजादी को मुल्क से फ़रार होना पड़ा जिस तरह से, और उस पूरे बयानिए को जो तकरीबन 2009 से लेके हसीना वाजिद आज तक जो है वो प्रचार करती रही, उससे उनको फ़रार हासिल करना पड़ा। ये असल में नज़रिए का फ़रार है, ये बयानिए का फ़रार है। अब इसको अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी रिजेम्बलेंस लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त मौजूद है। मेरा ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा कंपैरिजन नहीं बनता। उसकी वजह ये कि 2000 इसके ऊपर हम बात करते हैं और ये भी मैं आपको बता दूं कि आज जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्या पैगाम था इमरान खान साहब के लिए, वो भी हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन 2009 से के बाद से, यानी पहले जो बांग्लादेश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया, वहाँ पे जैसे बनाई गई एक सरकार तश्कील दी गई और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बाद उनके एक हुकूमत ऐसी बनाई गई जिसको कि टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट जो है वो कहा गया, और कहा गया कि उस वक्त की फ़ौज जो थी, ज़ाहिर है इकॉनमी बहुत ख़राब थी, उसको बेहतर करने के लिए उस वक्त की फ़ौज ने ये बहाना तराशा कि इसको हम बेहतर करते हैं, और बेहतर करने के लिए वो टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है वो आया 2 साल के लिए, जिसके बाद फ़ौज ने कहा कि ये अब आप हुकूमत संभालें सियासी हुकूमतों को, और हम अब वापस जाते हैं, अब हमारा सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं होगा। ये मैं आपको उसकी कहानी यानी बांग्लादेश की कहानी बता रही हूँ जो 2009 के वाक़यात या उससे पहले, यानी जब ये हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत आई उससे पहले की जो सिचुएशन थी कि इकॉनमी ख़राब है और कर्ज़े बहुत हैं और IMF का प्रोग्राम है, और ये सब चीज़ें थी जो कि अब बांग्लादेश की इकॉनमी के अंदर जो थी वो एक कंट्रीब्यूट कर रही थी। फिर ये हुआ कि जब ये हुकूमत दी गई और हसीना वाजिद साहिबा जो है वो आई, उसके बाद से उनको बहुत पजीराई मिली कि भाई एक पॉपुलर गवर्नमेंट जिसे कहना चाहिए, एक पॉपुलर शख्सियत के तौर पर वो आए, और उन्होंने जिस तरह से अपनी पॉलिसीज़ को इख्तियार किया और पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया, आहिस्ता 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 वो जमहूरियत से निकलती चली गई, यहाँ तक कि वो डिक्टेटरशिप के अंदर आ गए। और जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई गुज़िश्ता कुछ बरसों के अंदर, ख़ास करके अभी 7 जनवरी 2024 में हमारे इलेक्शन से 1 महीना पहले वहाँ पे इलेक्शन हुए, और जिस तरह के वो इलेक्शंस हुए उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि पूरी जो अपोजिशन थी वो बायकॉट करके चली गई, उनको एक तरह से वो बिला मुकाबला मुंतखब होकर आ गई, उन्होंने खुद ही इलेक्शन कराया, खुद ही वो जीती, खुद ही उन्होंने सरकार बनाई और वो बराजमान हो गई ऐवान इक़्तिदार के अंदर। लेकिन वो जो पिछले कुछ बरसों से उनके ख़िलाफ़ एक लोगों के अंदर गुस्सा था, गम था, और इसका इकॉनमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इकॉनमी उनकी बहुत बेहतर हो गई, मगर जमहूरियत से इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। वो पनपता चला गया और उसका शाखसाना ये निकला कि हसीना वाजिद साहिबा जो हैं उन्होंने उनके ख़िलाफ़ एक छोटी सी, मामूली देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कोई डेवलपमेंट नहीं थी, मगर वो डेवलपमेंट ऐसी तहरीक बन गई जो कि जो नौजवान थे वहाँ के उठे, और वो तहरीक इस वक्त रीजन का सबसे अहम इशू बन गया, और वो थी कि 30% कोटा जो था, जो पाकिस्तान मुखालिफ लोग थे या जिनकी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग हुए तो उस वक्त जिन लोगों ने उस तहरीक में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिस्सा लिया था, उनकी औलादों को वो 30% कोटा मुलाजमतों या सरकारी मुलाजमतों के लिए मुख्तस किया गया। अब जो नौजवान है, जो वहाँ की आबादी का 45 तकरीबन 28% वहाँ का बनता है, उस नौजवान ने ये फ़ैसला किया कि हम इसको नहीं तस्लीम करेंगे, और उसको जब तस्लीम ना करने के लिए वो सड़कों पे आए, और जिस तरह से फ़ोर्स का इस्तेमाल किया गया, तो वो जो लफ्ज़ थी ना कि रज़ाकार, हम सब रज़ाकार हैं,
वो नारा वहाँ पे बन गया। और वो रज़ाकार क्या थे? वो रज़ाकार वो थे जिनको कि पाकिस्तान के हामी कहा जाता था, उनकी औलादों को रज़ाकार कहा जाता था। तो उनको उन्होंने वो नारा लगाना शुरू कर दिया कि हम सब रज़ाकार हैं, अगर गद्दार हैं तो हम सब गद्दार हैं। और ये इतना मकबूल नारा वहाँ पे बन गया कि शेख हसीना वाजिद साहिबा जो हैं, उनकी हुकूमत ने ब्रूटली, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही तकलीफ़ दे तरीके से, बहुत ही अलमनाक तरीके से फ़ोर्स का और जुल्म का, जो जिसे कहना चाहिए, वो इंतहा पसंदी और जुल्म की इंतहा कर दी। और वो उन्होंने फ़ोर्स का इस्तेमाल किया और लोगों को मारा पीटा। तकरीबन कुछ दिनों के अंदर अंदर 200 से 300 के बीच लोग जो हैं वो मारे गए। और फिर उसके बाद फाइनली आज जो है वो आर्मी चीफ़ ने कहा, बुलाया उनको, 45 मिनट का नोटिस दिया। और 45 मिनट का नोटिस दे के उनको कहा कि आप जाएँ। वो वहाँ से अगरतला जो इलाका है बिल्कुल ही बॉर्डर के पास बांग्लादेश के, इंडिया के साथ, वहाँ पर वो रुखसत हो गई। और वहाँ जाके उन्होंने, वहाँ पे कहा गया कि इंडिया की तरफ से जो उनकी एयरफोर्स थी, उन्होंने उनको रिसीव किया। अब इसके पहलू बहुत से, अगर एक बहुत अहम पहलू वो ये है कि शेख हसीना वाजिद साहिबा जो हैं, कहा जाता है कि उनको हिंदुस्तान की बहुत सपोर्ट थी, मोदी सरकार की बहुत सपोर्ट थी। और ये जो उनके मुखालिफ तहरीक थी, उनके ऊपर अब इस तहरीक में इल्ज़ाम लगाया कि ये पाकिस्तान के फेवर कर रहा था इनको। तो अगर देखा जाए, अगर ये नज़रिया दुरुस्त है, और अगर ये जो एनालिसिस है ये दुरुस्त है, और अगर ये बयानिया दुरुस्त है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान को उनकी बांग्लादेश की सरजमीन के ऊपर शिकस्त हुई है और पाकिस्तान को कामयाबी हुई। लेकिन इससे बड़ा मसला जो है, ये शिकस्त और कामयाबी का मामला नहीं है, ये उससे बड़ा मामला है। और वो बड़ा मामला ये है कि जब आप जमहूरियत को ख़त्म करते हैं, जब आप लोगों से हुकूक छीन लेते हैं, जब आप इनजस्टिस करते हैं, तो उसका एक अवामी रद्दअमल होता है। और शेख हसीना वाजिद ने उस अवामी रद्दअमल का मज़ा चखा है। हो सकता है कि कल को ये वापस आ जाएं और एक मकबूल लीडर बन के आ जाएं, लेकिन ताहाल अगर आप पॉलिटिकली देखें तो मेरा ख्याल है कि शेख हसीना वाजिद जो हैं, उनको एक नाकामी हुई है। उनके जितने हैंडलर्स कहा जा रहा है, उन सबको नाकामी हुई है। और ये पाकिस्तान के लिए, बल्कि दुनिया भर के लिए, जो जहाँ जहाँ यूथ ज़्यादा है, उनको सोचना पड़ेगा कि आपने किस तरह से सोशल इंजस्टिस का ख़ात्मा करना है, आपने किस तरह से जमहूरियत का बढ़ावा करना है, आपने किस तरह से आइन की सरबुलंदी के लिए काम करना है। अच्छा, दूसरी खबर जो कि इसी से आज पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम खबर है, वो है DGISPR ने जो इमरान खान साहब को, एक जो उनसे सवाल भी पूछा गया कि 9 मई के वाक़े पे आप कहाँ खड़े हैं, और कहा जा रहा है कि शायद कोई CBMs हो रहे हैं और बातचीत हो रही है। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि 9 मई के ऊपर जो 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका बयानिया पाकिस्तान के अंदर, पाक फ़ौज के बयानिए के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, और उस मामले के ऊपर, उस मौक़िफ़ में भी कोई तब्दीली नहीं आई। ये एक इतना बड़ा, मैं तो खैर आपको गुज़िश्ता अपने कई व्लॉग्स में ये बात कर चुकी हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन भी थी जिसकी बुनियाद पे मैंने ये बात की थी कि इमरान खान साहब को उनकी पेशकश के बाद जो है वो साफ इनकार हो गया है। और इसमें एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है कि ये इसका कहा जाना, इसके ऊपर इनकार करना, इसके ऊपर जो है वो वाज़ेह पैगाम फ़ौज की तरफ से दिया जाना, इस बात की अलामत है कि इमरान खान साहब या उनकी तहरीक, उनकी जो जमात है तहरीक इंसाफ, उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर अभी तक जो है वो इदारे के अंदर पैदा नहीं हुआ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई बातचीत नहीं होगी? तो मेरा ख्याल है उसका इंदिया जो 7 मई को उन्होंने दिया था कि फ़ौज बात नहीं करेगी, बल्कि सियासी जमातों के साथ उनकी अगर कोई गुफ्तगू होती है, हुकूमत के साथ बात होती है, तो उससे इनकार नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 2-1 दिनों से महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, उनको दोबारा से फ़ोर फ्रंट पे लाया गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक जो है, उसके ऊपर उनका इरादा बन रहा है कि अगले हफ्ते महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो मुलाकातें करेंगे, ज़रदारी साहब के साथ भी, नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी, और उनके साथ बात करेंगे। मगर ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि क्या उनके पास वो मैंडेट भी है कि जो इमरान खान साहब उनको दे सकें और वो उनके ऊपर आगे वो बात कर सकें, और क्या वो महमूद खान अचकज़ई साहब सिर्फ इमरान खान साहब के एडवोकेट बन के वहाँ पे जाएंगे, या 9 मई के हवाले से माफ़ी के लिए भी बात करेंगे, सियासी जो किरदार है फ़ौज का उसके ख़ात्मे के लिए भी बात करेंगे। क्योंकि ये इमरान खान साहब का फ़िलहाल जो उनकी शराइत है उसके अंदर ये पॉइंट सामने नहीं आया कि फ़ौज का सियासी किरदार ख़त्म हुआ हो, तो क्या उसके ऊपर भी वो बात करेंगे, जो कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो हमेशा करते हैं। इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प बात डेवलपमेंट पिछले 2-3 दिन में हुई है। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, फिर उसके बाद उन्होंने एक जलसे में भी ये बात कही
کہ कौमी हुकूमत का, यानी उन्होंने जो फार्मूला पेश किया है वो ये है कि इस हुकूमत को भी रुखसत किया जाए और कौमी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाए और कौमी हुकूमत के क़याम जो है वो डायलॉग शुरू करे और उसके बाद जो है वो बातों को, चीज़ों को आगे लेके जाया जाए। ये ऑन द रिकॉर्ड रहे कि ये चीज़ मैं आपके सामने ये रख रही हूँ कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला वही फार्मूला है जो कि लीड करता है बांग्लादेश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जानिब। और अगर इसके ऊपर अमल दरामद होता है और कौमी हुकूमत बनती है तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत ज़्यादा बेहतर सलूशन तो नहीं होगा। अलबत्ता ये होगा कि जो मौजूदा हुकूमत है ये ख़त्म हो जाएगी, यानी फ़ौज को बहुत सारे सब तरफ से जो है वो निकलना पड़ेगा और उनको अपना किरदार, उनका होल्ड जो है वो मजबूत हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इस वक्त पार्लियामेंट है उसकी पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी जाए और उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, यही हुकूमत करे, इसी हुकूमत के होते हुए किए जाए और फिर फ्रेश इलेक्शन की तरफ अगर बढ़ा जा सकता है, अगर रजामंदी होती है तो उसकी तरफ जाया जाए। लेकिन ये कौमी हुकूमत का जो फार्मूला है ये लीड कर सकता है। ऑलरेडी आपको याद होगा केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी वो 3 मंथ्स के लिए आती है, वो 6 मंथ्स के लिए रही थी, वो भी इसको भी एक तरह से कौमी हुकूमत ही तस्वुर किया गया था। अगर कौमी हुकूमत आती है तो वो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं होती है। अवाम की नुमाइंदा हुकूमत के लिए फिर आइन को भी आपको, और फिर इस आइन में कोई शिक भी ऐसी मौजूद नहीं है। तो ये जो उनकी तरफ से ये बात हो रही है, ये क्यों हो रही है, ये बहुत अहम सवाल है और इसको मद्देनज़र रख के ही आगे जो है वो बड़ा शायद जाएगा। बहरहाल ये एक नई बात थी जो कि महमूद खान जगरी साहब ने अपनी उन्होंने एक अपनी अच्छी ख्वाहिश का, हो सकता है उनकी इंटेंशन यही हो कि ये चीज़ें जो है एक रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, इनको कोई हल निकले। लेकिन पार्लियामेंट के अलावा कोई भी हल, वो जैसी भी पार्लियामेंट है इस वक्त, जिस तरह की भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अलावा जो हल है वो किसी और तरफ भी लीड कर सकता है, जो कि पाकिस्तान जैसी कोई रियासत भी अफोर्ड नहीं कर सकती। आइन की अमलदारी है जो है वही एक सबसे बड़ा सलूशन है और उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। उसके लिए सियासी जमातों को इकट्ठा होना है, कोई बाहर से कोई भी सलूशन आएगा तो वो हल नहीं निकलेगा। तो ये कुछ गुजारिशात थी, ये कुछ बातें थी जो कि आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।